सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पटवारी कल्चर का खात्मा और ज़मीनों के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन वक्त की एक अहम ज़रूरत है। हाल ही में हमने देखा कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट इंकशाफ कर चुके हैं कि कराची में 7,500 एकड़ अराजी की दस्तावेजात में जालसाजी के बायस कौमी ख़जाने को 3,000 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे मुल्क में क्या हाल होगा। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने में पंजाब सबसे आगे है, जहां वर्ल्ड बैंक के ताउन से $150 मिलियन का प्लस प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके ज़रिए ज़मीनों के रिकॉर्ड की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और इस हवाले से बताया जा रहा है कि मैपिंग की जा रही है। मंसूबे का आगाज़ जून 2022 में हुआ और ये जून 2027 में मुकम्मल होगा। डिजिटलाइजेशन के बाद ना सिर्फ ज़मीनों के तनाज़ात का खात्मा, शफाफियत में इजाफा और करप्शन की रोकथाम होगी, बल्कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और मईशत की बेहतरी में मुआवनत होगी। पंजाब की तरह दीगर सूबों में ये लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। पंजाब लैंड अथॉरिटी एंड गिलगित बल्तिस्तान में इस हवाले से मुआहदा हो चुका है। पख्तूनख्वा के हवाले से कहा जा रहा है कि मजमूई तौर पर 2,386 मौजाजात का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा चुका है और बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का फ़ैसला किया है। सिंध हुकूमत भी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का ऐलान कर चुकी है। ये अब कहाँ तक मामला पहुँचे हैं, इस पर क्या है, पेशरफ्त क्या हुई है और किन रुकावटों का इस वक्त सामना है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनके साथ साथ आसिफ समसम हमारे साथ हैं, फॉर्मर चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आगाज़ करूँगी मैं आपसे एहतशाम साहब। ये मामला हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन अगेन हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन की बात तो की जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी तक हम इसको कर नहीं पाए, इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। क्या रुकावटें, क्या देखते हैं आप? आमना, आपने अपने इंट्रो में जिक्र कर दिया। देखें, पटवारी कॉन्स्टिट्यूशन डे 1 से है, बल्कि देखा जाए तो ये मोलों के ज़माने से, आप समझ लें, आप 700-800 साल पहले ये काम शुरू हुआ था। उन्होंने सारी लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पटवारी के ज़रिए हुआ करती थी। अभी भी आप देख लें मेजॉरिटी ऑफ एरियाज़ में जो है ना वो पटवारी का कल्चर जो है ना मौजूद है। उसकी वजह ये वेस्टर्न टेस्ट है, इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप पंजाब में तो अब तक यही होता रहा है कि आपकी ज़मीन है, आपका कोई प्लॉट है आमना, तो आप जाती हैं कि मुझे पता चले इसकी डिटेल्स क्या हैं, तो पटवारी को अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वो कहेगा ये तो आपकी ज़मीन दरिया में चली गई है, वहाँ जाके ले लें आप। तो क्या बुनियादी सवाल इस वक्त ये है कि हाउ टू कन्वर्ट दिस फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म्स। डिजिटल फाइल्स में अगर कैसे करना है आपने, अगर ये हो जाता है तो इससे बड़ा फ़ायदा कोई नहीं। देखें ना, जितनी लैंड ग्रैबिंग हो रही है, जितनी आप देखें लैंड डिस्प्यूट हो रहे हैं, इस हवाले से ख़वातीन का शेयर नहीं दिया जा रहा, तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि भाई अब इस हवाले से पंजाब की जो बात आपने शुरू की उसमें आमना आप देखने इन्होंने बड़ा काम किया है अपना नादरा ने। अब नादरा को अगर बाकी 3 सूबे भी कहें तो मेरा ख्याल है वो भी इनके हवाले से बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है रियल एस्टेट की वैल्यू भी बढ़ेगी, लोगों का एतबार भी बढ़ेगा। अभी तो आप देख लें, चंद साल पहले तक 2-3 बड़े जो बिल्डर्स थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था, तो लिहाजा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। अभी भी आप देख लें रियल एस्टेट में इतना पोटेंशियल है, अगर रेगुलराइज कर दिया जाए, होल लैंड सिस्टम को अगर आप डिसेंट्रलाइज करवा दें, किसी तरीके से हो जाए, तो मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन इसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट है। इसमें आप देख लें जिस तरह महकमों में लोग बैठे हुए हैं, इसमें आप देख लें रियल इस्टेट के लोग भी इसमें हैं। आप देख लें सूबाई सतह पे MNAs MPAs और निचली सतह पे चले जाएँ तो वो उनका रोल भी है। अपने क्या कहते हैं आप ये नाज़म, ज़िला नाज़म वगैरह जो वो सिस्टम नहीं रहा। तो मेरा ख्याल अब ज़रूरी है, वक्त आ गया है कि सारे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया जाए और डिजिटल फाइल जो है ना आपके पास हो। एक्सेसिबिलिटी है ना, बजाय आप कहीं जाने के हम ना क्लिक करें और अपना मोबाइल के जरिए आपको पता चल जाए कि आपकी ज़मीन है किस जगह पे पड़ी है, कब आप उसको बेचना चाहते हैं। आसिफ साहब की तरफ चलते हैं। आसिफ साहब, सारे राइट्स आपके पास अभी तक हम मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज नहीं कर पाए और इसमें हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में अगर 60 से 70% केसेस देखा जाए कोर्टों में, वो लैंड डिस्प्यूट्स के हवाले से हैं। ये किस तरह से देख रहे हैं कि इसको कब तक डिजिटलाइज कर दिया जाएगा? मुकम्मल तौर पर हम कर भी पाएंगे? क्योंकि लैंड माफिया अपनी जगह पर मौजूद है और इसको तोड़ना आप कितना समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, कि इंटेंट नहीं है इस जानिब से भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आप जिस मौजू पे आज बात कर रही है, ये एक बुनियादी
आप समझ लें कि जो भी हमारा जो सेक्टर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें बुनियादी इशू है ये। लास्ट 2024 में मैं चेयरमैन आबाद था, उस वक्त हमने उस पर बहुत मेहनत की थी और यूनुस ढागा साहब होते थे, चूंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई आपके डोमाइन में आते हैं ये लैंड के इश्यूज, तो उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जिसको हमने आबाद से एक उनके सब ऑफिस हमने उनको दे दिया था आबाद में, और जहां पे इन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि आप अपनी तमाम लैंड के रिकॉर्ड जो भी म्यूटेशंस वगैरह हैं उनके मामलात हैं, और उनको रिप्लाई भी मिलेगा जैसे नॉर्मली होता है, कोई भी अगर ऑनलाइन सिस्टम होता है तो उसका ऑनलाइन आपको जो है रिप्लाई भी मिलता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सारी कोशिशें रायगा गई, और जहां तक आपने चेयरमैन नैब की बात की तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया 7500 एकड़ जमीन। हम समझते हैं कि ये जो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि देह कोहिस्तान की एग्जांपल है कि वहां पे 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी ये जो रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि जल गया है, उनके पास जो लैंड का रिकॉर्ड है, जो कस्टोडियन है वो कह रहा है जाके कि हमारे पास रिकॉर्ड जल गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको रीराइट करें। आज वो रीराइट शुरू हो गई, लेकिन उनके पास 1959 का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, और जैसे उन्होंने कहा कि आपकी जमीन दरिया में चली गई, आपकी जमीन जंगल में चली गई, तो वो आज भी ठट्ठा उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। हजारों एकड़ जमीन अपने मनपसंद लोगों के नाम पे रीराइट की जा रही है, जिनको वो चाहते हैं वो रीराइट करते हैं, और जिनको वो समझते हैं कि उनको खराब करना है या उनका कोई इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा, तो उसको वो 1959 का रजिस्टर्ड निकाल के दिखाते हैं कि ये रजिस्टर हमारे पास मौजूद है और इसमें ये खाते आपके इंटेक्ट नहीं है, या वो टेम्पर्ड है, या ओवरलैपिंग की हुई है। ये एक एग्जांपल मैंने दी। ये इतना बड़ा स्कैंडल है, मैं आपको बताऊं, ये ठट्टा के हवाले से। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक हम इस जमीन के मामलात को हम डिजिटल उसको ऑनलाइन नहीं करेंगे, या स्कैंडल की बात करें, इनमें आप क्या समझते हैं कि सरपरस्ती किसकी हासिल है? देखिए, ये आप जानते हैं कि ये एक सिस्टम, डीसी सिस्टम चलता है पूरे यहाँ सिंध में, और हमने बड़ी कोशिश की, और मैं आपको ऑनेस्टली मैं ये बता रहा हूँ कि हमने जब सीएम साहब से हमारी बात होती है तो उनका बहुत पॉजिटिव रिप्लाई भी होता है। वो हमेशा उन्होंने कोशिश की कि जब भी हमने उनको लिखा उन्होंने फौरन उसको रिप्लाई भी किया। लेकिन होता ये है कि आप चाहे सीएम को कन्विंस कर लें, चाहे आप ऊपर की किसी अथॉरिटी को कन्विंस कर लें, जो मेजर इशू है वो ये है कि आप 100% ठीक भी हैं तो भी उनके उस लेटर को जो अगर सीएम भी मार्क करें या कोई भी अथॉरिटी उनको मार्क करके भेजे, तो ये जाके उनको गाइड करते हैं कि सर आप ये किसके लिए आप लिख रहे हैं, ये तो खाते गलत हैं, ये तो चीजें गलत हैं। तो लाजमी जो भी अथॉरिटी होती है वो फिर घबरा जाती है, वो सोचती है कि कहीं हम किसी गलत जमीन को तो फेवर करने नहीं जा रहे। तो ये 100% जब तक ठीक हो ही नहीं सकता। एक और एलिमेंट भी साहब देखें, वो जी वो उसको आप इस तरह देखें कि लैंड ग्रैबिंग, अब जिस तरह रेलवे की ज़मीन है, फौजियों की ज़मीन है, छावनियों में पड़ी है, इस तरह और सरकारी महकमों की ज़मीनें हैं, आमना लोगों ने कब्ज़े करके, और जनाब क्या कहते हैं, लोग अदालतों में गए और अदालतों से भी कहा जाता है कि माल खिला के उन्होंने अपने नाम कर ली। मतलब इस हद तक जो है ना वो ज़मीनों के झगड़े हैं। बिल्कुल देखिए, होता ये है कि नॉर्मली जैसे आपने कहा ना कि ये जो लैंड ग्रैबिंग के इशू है, ये सबसे ज़्यादा इशू हमारे शहर कराची में, क्योंकि ज़मीन महंगी है तो लाजमी ये वहीं पे चीज़ें होती हैं जहाँ पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व हो या पैसा ज़्यादा मिलना हो। लेकिन काफ़ी हद तक, मैं आज की बात कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक हम काफ़ी चीज़ें वो ठीक होने जा रही हैं। हम चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी मिले थे सितंबर में, इसके बाद बिलावल साहब से भी हम मिले। तो ये सारे लोग जो है वो, मुझे ये फीलिंग है या हमारे जो सेक्टर है उनको फीलिंग है कि वो विलिंग है कि वो चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन नीचे के लोग, जैसे आपने कहा मुख्तार कार, पटवारी, इस टाइप के लोग, इस तरह के जो जी वो उसको लाजमी, मेरा ये आइडिया है कि जब भी मैं किसी बड़े अफसर से, जो अथॉरिटी, उनसे बात करता हूं तो मुझे ये फील होता है कि उनके पास एक्सपर्टीज ना होने की वजह से ये मुख्तियार कार, टप्पेदार, ये उनको जो है मिसगाइड करते हैं, और सारे के सारे मामला फिर उसी तरह अदालतों में या रिकॉर्ड टेम्परिंग के मामला जो हैं, जो चेयरमैन नैब ने भी जिसकी निशानदेही की, और हम चाहेंगे कि वो ये 7500 एकड़ की जो उन्होंने निशानदेही की है उनको मंजर आम पे भी आना चाहिए। उनको जो है कम अज कम ऐसा होना चाहिए कि आइंदा आने वाला
कोई बंदा जो भी ब्यूरोक्रेसी से हो या किसी भी महकमे से हो, वो कम से कम इस चीज से डरे। आसिफ साहब, फिर हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए डिजिटलाइजेशन की जानिब। जब हम देख रहे हैं कि हर चीज़ डिजिटलाइज की जा रही है, तो ये जो लैंड रिकॉर्ड है ये आइंदा आने वाले सालों में आप देख रहे हैं दूर दूर तक इसको होता हुआ वो कम्प्लीटली? देखिए, मैं तो दुआ कर सकता हूं, बस मैं ये कहता हूं कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। सीएम साहब भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। बाकी और भी जो अथॉरिटीज हैं मेहनत कर रही है, लेकिन तो इसका तो आसिफ साहब बड़ा वाज़ेह तौर पे मतलब है, आप भी बहुत से हवालों से मायूसी का इजहार कर रहे हैं। आसिफ साहब देखिए, ये एक मॉडर्न लैंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाने के लिए और उसका रेवेन्यू बेहतर करने के लिए अगर सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया जाए तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ये भी लगता है कि जो हुकूमत में लोग बैठे हैं वो भी शायद इतनी सपोर्ट नहीं करते कि ये शफाफ तरीके से लैंड ग्रैबिंग का मामला सामने आ सके और इसमें टेम्परिंग जो होती है आए दिन उसको ख़त्म किया जा सके। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जैसे हमारे पास निगरान हुकूमत थी उस वक्त भी और उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें ऊपर से, जैसे चीफ साहब से हम मिलते रहे, इसी तरह जिन भी बड़े लोगों से हम जो अथॉरिटी उनसे मिलते रहे, तो हमें ये फीलिंग है कि वो चाहते हैं मगर ये नीचे वाले लोग उनको मिसगाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई केस है, मैं फॉरवर्ड करता हूँ, आबाद के थ्रू ही फॉरवर्ड करता हूँ, आबाद ही फॉरवर्ड करती है, लेकिन पीछे से वो रिपोर्ट ये बनाते हैं कि सर ये गलत केस को आप परसू कर रहे हैं और इसमें तो बड़ा आपका, अगर ये आपके कहने पे हमने कर दिया तो कल को आप पे कोई केस बन सकता है। तो आप सोचें कि इस माहौल में आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हमारी शदीद ख्वाहिश थी कि SIFC इसको हिस्सा बनाती हमारे सेक्टर को और SIFC में ही एक सेल बना देते इस हवाले से कि अगर कोई ट्रांसफर है, कोई रिकॉर्ड का इशू है, कोई टेम्परिंग का इशू है तो SIFC उसको टेकअप कर ले। तो मैं समझता हूं कि जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारे लोग इस वक्त, मैं अगर ये कहूं कि 80% लोग बाहर जा चुके हैं जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे सेक्टर के, 20% पे हम काम कर रहे हैं। हमने बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कैपिटल बाहर क्यों मुतवज्जो हो रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस, उनमें से आपने भी ये बयान की कि फॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है या जो ट्रस्ट है हम तभी गेन कर सकते हैं जब इन मामलों में शफाफियत होगी। थैंक यू सो मच आसिफ साहब। ये तजवीज अच्छी है, तजवीज अच्छी है इनकी कि ये SIFC को दे दिया जाए, जिस तरह आप देख ले वो मैन्युफैक्चरिंग को और उसके बाद एक्सपोर्ट सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को जिस तरह डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो इनकी मेरा ख्याल है ये तजवीज अच्छी है कि SIFC इसको ले टेकअप करे ऐसे केसेस को। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। आयशा, मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं कि अगर थोड़ा सा इस पे तवज्जो दे तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर ला सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ समसम साहब हमारे साथ शाम साहब साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर नेक्स्ट स्टोरी पे बात करेंगे। वेलकम बैक। आलूदगी के खात्मे और महंगे पेट्रोल की दरामद से जान छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का मंसूबा बना रखा है, मगर अब इस प्लान पर अमल दरामद मुश्किल दिखाई दे रहा है। वजारत सनअत व पैदावार ने इसीलिए इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर सेल्स टैक्स छूट की तजवीज़ दी थी, मगर क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए IMF ने इस पर एतराज़ उठा दिए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में दी जाने वाली मराहत मुस्तरद कर दी हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्ज़ाजात, खाम माल और लोकल सप्लाई पर टैक्स में कोई नरमी न दी जाए। दूसरी जानिब गवर्नमेंट 2030 तक 3000 चार्जिंग स्टेशन बनाने के हदफ पर काम कर रही है। अब ये देखना है कि IMF का जो दबाव है या IMF की जो कंडीशंस है उसके साथ रहते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो टारगेट सेट किए गए हैं वो किस तरह से अचीव करेगी। तो शाहुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किए मोहम्मद मशहूद अली खान साहब, EV एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। मशहूद साहब, कैसे देख रहे हैं, IMF ने तो मुस्तरद कर दिए तजवीज़ जो रॉ मटीरियल्स पे टैक्स रिलीफ था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन की जानिब से इसको सामने रखा गया, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? एक तो टारगेट अचीव कर पाएगी 2030 तक जो 30% गाड़ियां EV पर शिफ्ट करना, और साथ ही साथ इसके EV इंडस्ट्री पर इटसेल्फ क्या इम्पैक्ट आएगा, प्राइसेस पर खास तौर पे? देखें, एक तो ये कि ये बड़े बैड न्यूज़ है कि आपका अर्ली स्टेज पे अभी हम बजट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और IMF हमें डिक्टेशन देते हैं कि ये चीज़ आप रिवर्स कर लें। आपने तो पॉलिसी अनाउंस कर दी है, आपने पॉलिसी के तहत लोगों को पाकिस्तान में इनवाइट भी कर लिया, तो पॉलिसी या तो उस स्टेज में आप डिस्कस करते कि हम इन पॉलिसी में ये इंसेंटिव देंगे, इनकी इंसेंटिव हम IMF से अप्रूव करवा लेते।
अदरवाइज इस स्टेज में जो भी इन्वेस्टर्स है पाकिस्तान आना चाह रहा है या यहाँ काम करना चाह रहा है, तो उस इन्वेस्टर के लिए तो ये बड़ा डिसहार्टेड सिचुएशन है कि आप अपनी पॉलिसी में खुद स्टैंड नहीं कर रहे। जब आप पॉलिसी में स्टैंड नहीं करेंगे तो आपकी जो उस सेक्टर में ईवी की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो शायद रुक जाएगी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मुझे तो खौफ ये है कि ये तो अभी आप ईवी की बात कर रहे हैं, अभी बजट के कई और प्रपोजल्स जाएंगे, तो क्या डिफरेंट प्रपोजल में भी इसी तरह आईएमएफ से हम डिक्टेशन लेंगे तो शायद हम अपना बजट प्लान जो बना रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा कि आप अभी ऑलरेडी बर्डन में है, आपने लोन पे बैक करना है। जब आप कुछ अर्निंग होगी आपकी, जहां आप कुछ अर्न कर सकेंगे तो आप वापस पे बैक करेंगे। अगर आप इंपोर्ट बेस कर लेंगे, आप ये कहते हैं ये चीजों को हम टैक्सेस हटा देते हैं, तो डॉलर्स का जो प्रेशर है हमारा जो बाहर जाता है, चाहे वो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सीबीयू की सूरत में इंपोर्ट कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा प्रेशर है जो हमारा डॉलर चाहता है। फॉरेन रिजर्व हमारे पास इतने हैं ही नहीं कि हम इतना मार्जिन ले सकते। तो बजट हम इसलिए बनाएंगे कि हम अपनी लोकलाइजेशंस को, अपनी लोकल एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर देखते हुए हम किस तरह से प्रपोज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज शायद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगा। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस से कोप अप करने के लिए जो अब चीज़ें रखी गई हैं उनमें से ईवी का जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके पास क्लियर रोड मैप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि ये शिफ्ट कैसे करेंगे? क्योंकि जो पर्टिनेंट पॉइंटर्स इन्होंने रेज किए हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं, तो कैसे ये करेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। आमना माजिद के साथ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ने ये अहदाफ इतनी आसानी के साथ हासिल कर सकेगी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो बजट से पहले प्रपोजल थी वो क्या थी, बजट के बाद प्रपोजल क्या आई, और फिर अब तो मामला ही आमना अगर मगर से आगे चला गया है। पूरा का पूरा बजट का डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना पड़ता है आईएमएफ के साथ, और आप जहाँ जहाँ देखें सिवाय इसके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जो सब्सिडी है उसके अलावा किसी पे सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ओपनली आके मीडिया के सामने बात करते हैं कि हमने 200 यूनिट तक जो लोगों को सब्सिडी देनी है बिजली में वो आईएमएफ से में पूछना पड़ेगा। तो देखें ये गलती तो मैं समझता हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, कॉमर्स की है, जिनको चाहिए था कि आपने ये जो एक छूट दी थी कि जी इनके कंपोनेंट पे हम उसमें इतने % छूट, सेल टैक्स की छूट होगी, आपने ये डिस्कस करनी थी पहले आईएमएफ के साथ। और फिर आपको याद है आमना कि जिस वक्त बजट पेश किया गया था उससे पहले इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 3 साल की आपने देखा कि छूट दी हुई थी, टैक्स हॉलीडे किया हुआ था। टोयोटा कंपनी ने $150 मिलियन इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, और बजट में क्या हुआ, ये बजट से पहले की बात है, बजट में और फिर इन गाड़ियों पर टैक्स लग गया। फिर वो लोग आए रोए, उनके यहाँ पे उन्होंने, मुझे याद है सेनेट और नेशनल असम्बली की कंसर्न जो कमेटीज़ हैं उनके सामने नुक्ता नज़र बताया। वो कहा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें छूट दी गई है, अब ये थोड़े दिनों के बाद आप इसमें आपने इस पर टैक्स हॉलीडे ख़त्म कर दिया तो इस मुल्क में कौन आएगा। उस वक्त तो सेंस प्रिवेल कर गई थी और ये ख़त्म कर दिया था उन्होंने। लेकिन अब सवाल ये कि IMF तो हर जगह एतराज़ कर रहा है। असल मसला आमना जो अब हुकूमत के लिए मुश्किल पेश आ रही है ना, वो ये कि ये आपने 13 ट्रिलियन रुपीज़ का जो हदफ है ये रेवेन्यू का, ये पूरा नहीं हो रहा। तो जब पूरा नहीं हो रहा तो IMF कहता है कि जी ठीक है आप बताएं आप क्या करेंगे। अभी देख लें पहले 7 माह के मौजूदा माली साल के तकरीबन 400 अरब से ज़्यादा का आपका ये शॉर्टफॉल आ चुका है। तो इसलिए ये बार बार IMF जो इनसे कहता है कि जी आप बताएं, आप खुद हमसे चीज़ें तय करते हैं कि ये हमने प्लान, आपने क्यों हमने 40% रेवेन्यू इंक्रीज़ करके बताया जबकि लोग कहते थे पोटेंशियल नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। अब आप आए दिन बात करते हैं कि जी इसको रेवेन्यू का जो साइज़ है इसको नीचे की सतह पे लेके जाया जाएगा और IMF से पूछा जाएगा कि किस तरह हम इसको डाउनवर्ड रिवाइज़ करें। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। दूसरी बात है जो आप कर रही हैं जी, दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि ये जिस तरह ओमिशंस हैं, जिस तरीके से जहरीली गैसें आती हैं ये अपनी आम गाड़ियों से, तो ये बहुत बड़ा छुटकारा मिल सकता था। हम तो 1% भी हमारा हिस्सा नहीं है ग्रीन हाउस गैसेज में, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हुकूमत को चाहिए कि कन्विंस करे IMF को। मशहूद साहब, अब ये इनके अपने भी अगर देखे जाए मामला तो वो बड़े अनरियलिस्टिक आपको लग रहा है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि 8000 ये EV के स्टेशंस जो नस्ब करना चाह रहे हैं 2030 तक, पावर शॉर्टेज, ये जो मसाइल हैं उनसे लाइल्म है क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये कर लेगी इन अहदाफ को सेट? EVs तो बन नहीं रही और फिर इतने 8000 स्टेशन भी लगाना, फिर पावर शॉर्टेज का मसला कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने EV पे जो अपनी दिया है टारगेट कि 30% लेगा, तो एज ए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक दफ़ा कहा था कि 2012 में 5 लाख का वॉल्यूम होगा,
जब उसकी 2006 की पॉलिसी आ रही थी। तो 2012 में हमने 5 लाख का वॉल्यूम आज तक अचीव नहीं किया। तो ये जो 30% है किस वॉल्यूम का है? पिछले साल जून 2024 में जो हमने साल क्लोज किया है उसमें कार इंडस्ट्रीज का अगर देखूं तो 79,000 कार्स बनी है। तो क्या हम उसका 30% की प्लानिंग कर रहे हैं? तो ये 30% किस वॉल्यूम का है, ये क्लियरिटी अभी नहीं है। ये क्लैरिटी अभी नहीं है। और अभी अचीव करने के लिए करना क्या चाहिए, इकदामात होने क्या चाहिए आपकी, क्या इस प्लेटफॉर्म से अगर आप सजेस्ट करना चाहें? देखिए, एक तो आप ये ज़हननशी कर लें कि हम मुश्किल वक्त में हैं, हमेशा ही रहे हैं। हमने जब किसी का लोन लिया हुआ है और उसका लोन, जैसे भाईजान भी कह रहे थे, हम लोन पे बैक करने की अपनी इस्तात नहीं रख पा रहे और अच्छी टर्म्स में हम उनको रिटर्न नहीं करते, टाइमली नहीं कर पाते, तो वो उसका कॉन्फिडेंस शेक होता है। वो कहेगा कि आप हमें बताएं कहाँ से हम कट ऑफ करें। तो इस तरह से बजट फिर बन नहीं पाएगा। बजट इसलिए नहीं बन पाएगा, देखिए जो बजट है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए जिसमें हमारी प्लानिंग हो। हम किसी लोकल बिजनेसमैन को भी आप कहेंगे यार फला पॉलिसी में दे रहा हूं इसमें तुम इन्वेस्ट करो, और वो करे, और 4 महीने के बाद आप कहेंगे नहीं 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 ये हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। देखिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी पॉलिसी की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता है। होने के बाद ही हुकूमत जो टैक्स हॉलिडे मुख्तलिफ किस्म के देती है, सब्सिडीज अनाउंस कर देती है, वो हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। अब तो बड़ा वाज़े तौर पे लोगों ने कह दिया कि IMF के प्रोग्राम में आने के बाद हम जिसको कहते हैं फ्री एजेंट नहीं रहे, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो ये सही कह रहे हैं कि अगर यही हालत रही तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा इस सेक्टर में, कौन आएगा? जो हम कहते हैं बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसमें। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि ना वक्त पे फैसले करे और IMF के साथ निगोशिएट बेहतर तरीके से करे मामलात को, ताकि जिन चीज़ों पर हुकूमत का ख्याल है कि हमें फ़ायदा हो सकता है पब्लिक को भी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी, तो वो होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मशहूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। ब्रेक ले बाद एक और हम टॉपिक उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इंटरनेशनल एरिना में इस वक्त क्या हो रहा है इसकी बात करेंगे। इजराइल और हमास के माबेन जंग बंदी मुआहदे का पहला मरहला इस हफ्ते के आखिर में ख़त्म हो जाएगा। इस मरहले में हमास की जानिब से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के बारे में, इस बदले में 33 इसराइली यरगमालियों को वापस करना शामिल है, जिनमें 8 लाशें भी शामिल हैं। इस मरहले की तकमील पर वाइट हाउस के मशरिक़ वस्ता की जो एलची हैं उनका दौरे का रास्ता भी साफ़ हो सकता है। जुमेरात की सुबह हमास ने 4 इजरायली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले की, जिसके बदले में इसराइल ने सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। ऐसे तबादलों से गज़ा में मुस्तकिल अमन की उम्मीद की जा रही है, मगर दूसरी ही जानिब अमरीकी इरादे कुछ और लग रहे हैं। सदारत संभालने के बाद से अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल मुतनाज़ बयान दे रहे हैं और अब उन्होंने गज़ा पर एक मुतनाज़ AI वीडियो जारी कर दी है, जिसमें गज़ा को अमरीकी तर्ज के जदीद शहर में बदलने का तस्वुर पेश किया गया है। इस वीडियो में ट्रंप इजरायली वज़ीर आज़म के साथ गज़ा के साहिल पर मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी सदर के इस मंसूबे को मुसलमान ममालिक के साथ साथ यूरोपीय ममालिक भी मुस्तरद कर चुके हैं और UN से भी इसकी मजम्मत की गई है। क्या ये वीडियो इत्तफाकी है और क्या इनके मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं, ये जो ख्वाब देख रहे हैं ट्रंप साहब, पूरा कर पाएंगे? इतना आसान होगा? एहतशाम साहब आपका तज्जिया लेंगे, कैसे देख रहे हैं? इस पर बड़ी बैशिंग भी हो रही है, बहुत मजम्मतें भी सामने आ रही हैं, कंडेमनेशन भी हो रही है, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत ही कुछ ऑप्टिमिस्टिक हैं और उनके जो प्लान्स हैं वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के हैं। और अब ये AI वाली वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगाना, ये क्या मंसूबे की जानिब इनका पहला कदम था? ये दे चुके हैं एक सिग्नल कि भाई हम ये करके रहेंगे? देखिए, हम ना इलेक्शन से पहले बहुत सारे बयानात बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के जो दिए थे, लोगों का ख्याल था कि ये जब बाकायदा हुकूमत में आ जाएंगे और इनाग्रेशन इनकी सदारत की हो जाएगी तो ये अपनी उन बातों से हट जाएंगे। लेकिन 3-4 बातों पे मुसलसल वो लगे हुए हैं। जिस तरह आप गज़ा की बात हो रही है, राइबेरिया ऑफ मिडल ईस्ट, साहिली वो कहते हैं एक मुकाम हम तफरी मुकाम बना के छोड़ेंगे। इस तरह डेनमार्क से वो कहते हैं ग्रीनलैंड लेके छोड़ेंगे। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को उन्होंने कह दी जी गल्फ़ ऑफ USA हो गया है। फिर इकानमी सर जिन जगहों को एक्वायर करने की बात करें ना, वहाँ पर इस तरह के हालात नहीं है कि लोग उस ज़मीन के लिए कट जाएं, और कई सालों से हम उनको कटते हुए देख रहे हैं। लिटरली बीइंग अ मुस्लिम, जब मैंने ये वीडियो देखी, इट वाज सो एब्नॉक्शियस कि इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके दिमाग पर पड़ता है। तो ये बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग होगा गज़ा के लोगों के लिए। देखिए, हम ना इसमें अहम सवाल तो ये है कि अगर अमेरिका वाकई इस फैसले पे तुला हुआ है कि हमने इसको एक्वायर करना ही करना है और तफरी मुकाम में बदलना है, लेकिन वो कैसे कर पाएंगे? वो कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, अमेरिकी वहाँ पे खुद नहीं आएंगे। तो क्या ये इजराइल ये काम करेगा? अगर इजराइल को ये काम आपने सौंपना है तो वो क्यों आपकी मदद लेगा, और लेगा तो इस तरह क्यों लेगा?
तो देखें अब जिस तरह आप मिडिल ईस्ट के मेजर प्लेयर हैं, जॉर्डन ने और मिस्र ने, जिनको कहा गया था कि गज़ा के लोगों को आप ले लें, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सऊदी अरब ने और कतर ने, बाकी सब ममालिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही हैं कि ये वन साइडेड मामलात को आगे लेके जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अब गज़ा की जो आप देख रहे हैं डेडलाइन तो हफ्ते वाले दिन थी जंग बंदी की, वो ख़त्म हो रही है। तो अब इजराइल चाह रहा है 42 दिन और इसको दे दिए जाएँ ताकि रिमेनिंग हॉस्टेजेस उनके वापस आ जाएँ। अब सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं कि भी ये जो अब तीसरी आलमी जंग का आगाज़, मैं तो हैरान हूँ, बातें करना शुरू कर दी हैं। अब आप देख लें, पुतिन को वो ज़िम्मेदार ही नहीं ठहराते रशिया का, अपना जो कब्ज़ा किया यूक्रेन पे। वो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की ज़िम्मेदार है इसका, उसको इडियट तक उन्होंने कह दिया। तो यूँ लग रहा है कि दुनिया का नक्शा बड़ी तेज़ी के साथ आमना वो अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं ट्रम्प साहब। क्या वो ऐसा हो सकता है, कितना मुमकिन है, कितना नहीं है, लेकिन मेरे खदशात ये हैं कि वो तुले हुए हैं जो उन्होंने अपने अच्छा, जो हम देख रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करने सीज फायर मुआहदे पर अभी तक तो ये बरकरार है। पहला फेज़ ऑल्दो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे फेज़ की जानिब बढ़ा जाएगा। एक तो आप सीज फायर को आगे इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे कि जंगबंदी रहेगी, और दूसरी चीज़ ये क्या ये जो दूसरे मरहले के लिए अब डायलॉग्स होंगे उसमें ट्रम्प के जो फैसले हम देख रहे हैं, वो जो करने जा रहे हैं, जो ऐलानात वो कर रहे हैं, इस पे भी नेगोशिएशंस होंगी या इसी से ही आगे बढ़ेंगे मामलात? देखिए हमने जो इस वक्त जिन्होंने मिस्र और कतर ने ये पीस डील इनके साथ जो तय की थी, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जी जो हमारा प्लान हमने बना के दिया था, इनिशियली आपने एक्सेप्ट किया था कि जंग बंदी मरहलावार कैसे होगी, हॉस्टेजेस की वापसी कैसे होगी, फ़लस्तीनी जो जेलों में पड़े उनको कैसे निकाला जाएगा, तो आपके इसके बरक्स बातें कर रहे हैं, यानी अमेरिका इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बाज़ार तो नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त आमना टोटल कोई 62 के करीब हैं, 33 तो भी हैं, 62 हॉस्टेजेस रहते हैं जिनको उन्होंने वापस लेना है। तो वहाँ पे तो इजराइल में सफ़े मातम बिछी हुई है कि जी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे हमारे लोगों को मारा गया, इतना टाइम क्यों लगा। दूसरा एक डायमेंशन है आमना, जो मैं कहता हूँ कि जिससे हमास का और गज़ा के लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ होता है पॉइंट ऑफ व्यू। वो देखें कि गज़ा के नए चीफ़ जो हैं, हमास के नए चीफ़, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हमें अगर पता होता कि ये जो हमने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था कि उसका जवाब इतने खौफनाक तरीके से इजराइल देगा, तो हम ये काम ना करते, हम ये हमला ही ना करते। आप मुझे बताएं, ये तो बच्चा भी समझता है कि जी आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, अपने से बड़े हरीफ को आप इस तरह मारने जा रहे हैं, तो आपको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो ये देखें ना, इसलिए लोग कहते हैं इसलिए लोग कहते हैं कि ये प्रॉक्सी के तौर पे हमास इस्तेमाल हुआ। इनके लोग कितने कॉम्प्रोमाइज़ जिन्होंने किया, जिसकी वजह से आप देख लें पूरा गज़ा, आप 40-45 हज़ार लोग जिस तरीके से शहीद कर दिए गए, 10,000 मकानात चले गए, 20,000 बड़े स्ट्रक्चर जो थे वो ख़त्म हुए हैं। और कहा जा रहा है, यूएन कहता है 14 साल लगेंगे मलबा उठाने में और 50 साल लगेंगे इसको बनाने में दोबारा। इतना आसान नहीं है। असल बात यह है कि जो एक मेन प्लेयर है वो हमास के लोग हैं, उनको अगर आप एतमाद में लिए बगैर जो आप करेंगे, मेरा ख्याल है वो इससे बात नहीं बनेगी। और यही वजह है कि आप देखते हैं मिडिल ईस्ट का नक्शा तेज़ी से तब्दील करने पे जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के ममालिक रिएक्ट कर रहे हैं, तो शायद लगता है कि जब बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो, मेरा अपना ख्याल है कि वो किसी की बात की परवाह नहीं करते, वो परवाह करेंगे MBS की, क्योंकि MBS की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया है कि ये जो प्लान इन्होंने दिया है, तो मेरा ख्याल है इसको सॉरी करके किसी तरीके से वापस लाएंगे। लेकिन एज यू स्पीक वो तुले हुए हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। बिल्कुल, वो तो उनकी वीडियो से भी दिखाई दे रहा है कि उनके क्या इस वक्त मंसूबे हैं या अज़ाइम है। थैंक यू सो मच इत्तेशाम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तक आगे बढ़ते हैं और माह मुक़द्दस की कुछ बात करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही पाक और खुशियों भरा एक महीना माह मुक़द्दस हर साल आता है, लेकिन इन खुशियों के साथ अवाम की जो तकालीफ हैं उसमें इजाफा कर दिया जाता है। वो किस तरह महंगाई की सूरत में होना तो ये चाहिए था। दुनिया भर में हम देखते हैं जहाँ पर भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोगों के लिए वहाँ पर रिलीफ होता है। लेकिन जब ही पाकिस्तान में मामला आते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो हर चीज़ की कीमत जो है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। इस वक्त क्या सिचुएशन है मुल्क भर में? मुख्तलिफ स्टेशन से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ मरियम हसन होंगी, लाहौर से जाफ़र बिन रियार होंगे, इस्लामाबाद रावलपिंडी से स्टार अहमद साहब हमें अपडेट करेंगे, पेशावर से आसिफ शहजाद हमारे साथ होंगे। अपने नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले कराची चलते हैं। मरियम, क्या सिचुएशन है? हर बार की तरह इस बार भी यही देख रहे हैं कि मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता कीमतों में इजाफा भी कर दिया है और महंगाई डबल ट्रिपल है। क्या सिचुएशन है इस वक्त कराची में?
माह सियाम की आमद में अब सिर्फ 2 रोज़ ही बाकी रह गए हैं, लेकिन माह रमज़ान की आमद से कबल ही गिरां फरोश जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और मनमाने इजाफे जो हैं वो कीमतों में अशिया खुर्दनोश की कर दिए गए हैं। खुसूसन चिकन प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो चिकन जो है वो 700 से भी ऊपर फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और उसके साथ साथ अगर हम फलों का जिक्र करें तो 80 रुपये या 70 रुपये फ़ी दर्जन मिलने वाला केला अब 250 रुपये फ़ी दर्जन में मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ अगर हम रमज़ान में लाजमी जो समझे जाने वाली खजूरें या अगर हम बेसन की बात करते हैं तो बेसन की कीमत भी जो है वो 300 रुपये से ज़ायद जो है हो गई है और बेसन भी जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों में किन्नू जो है वो 500 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। उसके साथ अगर हम सेब की बात करते हैं तो गोल्डन सेब जो है इस वक्त मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा क्या समझते हैं माह रमज़ान की आमद से कबल हो जाता है, हम हर साल देखते हैं, तो गवर्नमेंट किधर है और ये बताइएगा गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? गरीब आदमी इस टाइम पे गुजारा नहीं कर सकता। जब रमज़ान चालू हो जाते हैं तो हर चीज़ डबल टिबल हो जाती है। जो एक कमाने वाले और 10 खाने वाले हैं वो उसका पूरा नहीं हो रहा है इस टाइम को, वो परेशान घूम रहा है। वो क्या करे, हर चीज़ महंगी है। आप फ्रूट चले आओ वो महंगी है, मुर्गी लेने चले आओ वो महंगी है, सब्जियां देख लो वो महंगी है, सस्ती कोई चीज़ नहीं है। मखदूश हालात में हर बार की तरह हम देख रहे हैं। पेशावर में कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, कुछ वहाँ पे सिचुएशन बेहतर है। आसिफ, कैसे देख रहे हैं? देखें जी, मुल्क के अगर दीगर हिस्सों की बात की जाए तो पेशावर में सूरत हाल जो है वो उनसे कम नहीं है। पेशावर की मार्केटों में मिलने वाली अशिया खुर्दनोश है जिनमें आटा, दाल, चावल, चीनी और दीगर अशिया हैं, वो भी सरकारी नर्ख से बहुत ज़्यादा कीमतों में मिल रहे हैं। आटे की कीमत की बात की जाए जो कि 1600 से 1700 रुपये फ़ी बोरी जो है वो 20 किलो की मिल रही थी, जो कि सरकारी रेट है। वो भी उससे ज़्यादा 1800 से 2000 रुपये तक वो मिल रही है। इस तरह जब सब्जियों की बात की जाए, आलू जो है वो 80 से 100 रुपये जो है वो मार्केट के मुताबिक जो सरकारी रेट है वो है, लेकिन वो भी 100 से 120 और 150 रुपये तक उसकी कीमत जा पहुँची है। इसी तरह टमाटर जो है 30 से 40 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो भी 60 से 70 रुपये फ़ी किलो जो है वो टमाटर फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं जिनमें जो रोज़मर्रा अशिया के लिए चीनी है, दालें हैं, वो भी उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी जो कहते हैं जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज रेट दिया जाता है वो भी नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से जो दीगर शहरों में सस्ते बाज़ार कायम किए जाते हैं, पेशावर में जो सस्ता बाज़ार है वो कायम नहीं किया गया। अलबत्ता सिर्फ जो ज़बानी जमा खर्च किया गया है, वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि तमाम रेट इंतज़ामिया आपको कहीं पर दिखाई दे रही है? आसिफ, ये कहा तो जाता है कि या बदली इंतज़ामिया के जो लोग हैं। आसिफ, अभी जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं कि केपी के जो वज़ीर आला है उनकी जानिब से कह तो गया है, अहकामात दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया हमें मुतहरिक नहीं दिखाई देती। आगाह किया गया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर को ख़त लिखा गया था कि तमाम जितने भी एहलकार हैं, जितने भी अफसरान हैं, उनको मार्केट विज़िट कराया जाए। लेकिन हमने जब ग्राउंड रियलिटी देखी है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक शिकायत सेंटर कायम किया गया जिसमें टाउन 1 का एक एहलकार बिठाया गया है, लेकिन वहाँ पर शिकायत के लिए भी कोई नहीं है। इंतज़ामिया को होश के नाखुन ले, ये जो रमज़ान है ये लोगों के लिए इम्तिहान बन जाता है बेसिकली। हम चलते हैं रावलपिंडी, वहाँ पर इसरार अहमद हमारे साथ हैं। इसरार, आप क्या अपडेट करेंगे, वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रावलपिंडी शहर की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी शहर में भी जो है आवाम का जो है आज मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, क्योंकि कल जुम्मतुल मुबारक है और एक्सपेक्टेड है कि हफ्ता या इतवार के दिन जो है रोज़ा हो। लिहाजा आवाम ने जो है ना इस वक्त मार्केटों का रुख किया है और अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी के लिए इस वक्त रावलपिंडी शहर की जो सबसे बड़ी मार्केट है नमक मंडी, वहाँ पर आवाम का बहुत ज़्यादा जोश व खरोश देखने में आ रहा है। और स्पेशली अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक के हवाले से तो लोगों की जो ख़रीदारी पर जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया है, स्पेशली उसमें आयल हो गया या बेसन हो गया, चना हो गया, इसके और खजूरों के साथ साथ दीगर अशिया जो कि स्पेशली रमज़ान में इस्तेमाल होती है उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। बात करेंगे इंतज़ामिया की जानिब से तो इंतज़ामिया की जानिब से अब तक जो है कीमतों को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। गुज़श्ता रोज़ एक कमिश्नर रावलपिंडी की सदारत में एक इजलास हुआ था, इस इजलास में ये फैसला किया
किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक में जो है कीमतों के तयन के लिए और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा, और तमाम जो इदारे थे उस इजलास में शरीक थे। लेकिन ताहाल जो है रावलपिंडी शहर के मार्केटों में जो कीमतों के हवाले से किसी किस्म का भी कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहा। बात करेंगे हम कि सरकारी जो नरखनामे हैं बिल्कुल वो हुकूमत की जानिब से जो है तमाम दुकानदारों को मुहैया किए जाते हैं, लेकिन चंद एक दुकानों के सिवाय कहीं पे भी नरखनामे नज़र नहीं आ रहे। तो जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे, इसरार के इजलास में जो फैसले होते हैं वो फिर बंद कमरों तक ही रहते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हमें बाहर नहीं दिखाई देती और बातों तक महदूद होकर रह जाते हैं। नारे तो बड़े लगाए जाते हैं कि इस बार रिलीफ दिया जाएगा रमज़ान से पहले आवाम को, लेकिन ऐसा कोई रिलीफ बाद में दिखाई नहीं देता, बल्कि वो जो रिलीफ है वो तकलीफ में बल्कि बदल जाता है। मज़ीद महंगी हम देखते हैं कि चीज़ें दस्तयाब होती हैं मार्केट्स में। लाहौर का रुख करते हैं ज़िंदा दिलाने। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या इंतज़ामिया एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि उनकी वज़ीर आला बड़ी एक्टिव दिखाई देती हैं हमें। जाफ़र बिन यार, बताइए वहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब रमज़ान शुरू होता है उससे पहले महंगाई जो है अचानक बढ़ा दी जाती है, जिस पर सार्फिन जो है नाराज़ नज़र आते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की जानब से ये बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए। जो सरकारी रेट आता है उस पर अशिया खुर्दोनोश की फ़रोख्त की जाए, उसमें सब्जियाँ हैं, फ्रूट है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि कल और 1 या 2 दिन बाद जब रमज़ान शुरू होता है तो फिर पता चलेगा कि कीमतें कितने। लेकिन फ़िलहाल हालात बड़े मुख्तलिफ है, लोग अभी से परेशान है क्योंकि रमज़ान शुरू होने से पहले लोग जो है अशिया खुर्दोनोश ख़रीद लेते हैं ताकि बाद में रमज़ान में ऐसा बाहर ना निकलना पड़े। लेकिन अब मैं इस वक्त क्योंकि एक बाज़ार में मौजूद हूँ और सारिफ मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे ही पूछेंगे ये कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई कंट्रोल में है, ये चीज़ें सस्ती दामों मिल रही हैं? जी देखें, आप बिल्कुल बाज़ार विज़िट कर सकते हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई, कोई ऐसी सब्सिडी नहीं आई जिससे रमज़ानुल मुबारक में लोगों को रिलीफ मिल सके। यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो चुके हैं और बिल्कुल कहीं सब्सिडाइज नहीं किया जा रहा। ऐसे हालात में लोगों का माशी कत्ल किया जा रहा है। इन शॉर्ट, रमज़ान का महीना तो बरकतों वाला महीना है, इस महीने में बरकत ही बरकत होती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं समा कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये इस्तक़बाल रमज़ान है, ये रमज़ान शुरू हो रहा है। जी, इनकी बात आपने सुनी कि वाकई ये सूरत हाल है कि लोग उस तरह नज़र नहीं आ रहे। नहीं तो थैंक यू सो मच। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और नाजरीन, हम हर साल ही यही दुआएं दे रहे होते हैं बैठ के कि रमज़ान आ चुका है और रमज़ान से पहले हम देखते हैं बल्कि अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं, बेसिक जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं, वही इतनी महंगी कर दी जाती हैं। सब्जियां, फल ये आवाम की पहुंच से दूर हो जाते हैं और अगर ये कहा भी जाए कि रिलीफ बाज़ार कुछ अवेलेबल हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्वालिटी इतनी ख़राब किस्म की दस्तयाब होती है कि जिसकी वजह से लोग उसको यूज़ ही ना कर पाएँ। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे इस बार इंतज़ामिया रमज़ान में एटलीस्ट हरकत में आए। अभी तो जो सूरत हाल है उससे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती कि आगे कुछ बेहतरी की जानिब जाएगी। इसके साथ ही हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।